अगला अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी पाइलोरिक स्टीनोसिस। ठीक है, गैस्ट्रिक का आउटलेट हमारा पाइलोरस होता है, इसकी स्टीनोसिस क्या वजह है, इसकी इटियोलॉजी देखेंगे सबसे पहले। तो पेप्टिक अल्सर जो है इस पाइलोरस वाले रीजन में अगर हो जाए तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हमने पीयूडी में डिस्कस किया था क्यों होता है ये, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में एडिमा होता है, उसकी वजह से या स्पाजम हो जाता है या स्कार बनेगा, फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोजिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो उसको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, एक वजह होगी पेप्टिक अल्सर। दूसरी वजह होती है डोडेनम का अल्सर, डोडेनल अल्सर भी यही करवा सकता है आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। थर्ड, एंट्रम, यहाँ एंट्रम का कार्सिनोमा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4, बाहर से कोई पेनक्रियास वगैरह का ट्यूमर है, कार्सिनोमा है जो इसको बाहर से कंप्रेस कर रहा है पाइलोरस को, तो उससे भी गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो पेशेंट को क्या क्लिनिकल फीचर होंगे, पेशेंट को या तो पेप्टिक अल्सर की ही लॉन्ग हिस्ट्री होगी पास्ट में, तो हम समझ जाएंगे कि उसकी वजह से जो है पाइलोरिक स्टीनोसिस हो सकती है मेनली, मतलब उसको पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री होगी। और पेप्टिक अल्सर के सिम्टम्स के बगैर भी आ सकता है पेशेंट, तो वो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पाइलोरिक कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। यानी उसको पेप्टिक अल्सर के अगर सिम्टम नहीं है, ऐसा पेशेंट आया है, तो साथ में उसको पाइलोरिक कार्सिनोमा वाले सिम्टम्स, पाइलोरिक कार्सिनोमा की वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो जब भी पेप्टिक अल्सर कॉज होगा ना, तो उसमें पेशेंट को नोशिया और वॉमिटिंग प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, पेप्टिक अल्सर की वजह से अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है तो नोशिया वॉमिटिंग होगा क्लिनिकल फीचर। ठीक हो गया। तो वॉमिटिंग कैसी होगी, वॉमिटिंग जो है उससे करने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है, जिस तरह हमने कहा था ना गैस्ट्रिक अल्सर में वॉमिटिंग से उसको रिलीफ मिलेगा, पेन में तो रिलीफ मिलेगा। और वॉमिटस में फूड पार्टिकल्स होंगे जो कि उसने खाया होगा खाना इवन 24 आवर और मोर प्रीवियसली, इतना पुराना खाना भी उसके वॉमिटस में होगा, उस फूड के पार्टिकल्स होंगे। इसके अलावा एल्कलोसिस, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ HCl पेशेंट का लॉस्ट हो जाता है वॉमिटिंग में, ठीक है, जैसा कि पार्टिकुलरली पाइलोरस की ऑब्स्ट्रक्शन में ऐसा कॉमनली होता है, बहुत ज़्यादा वॉमिटस लॉस्ट होता है, तो पार्टिकुलरली अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डोडेनल अल्सर की वजह से हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉमिटस लॉस्ट होता है, तो उसमें पेशेंट को एल्कलोसिस डेवलप होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड लॉस हो गया है। अब आपने ऐसे पेशेंट को एग्जामिन किया तो आपको एग्जामिनेशन पे जो है वेस्टिंग मिलेगी पेशेंट में ड्यू टू अंडर नरिशमेंट, पाइलोरस ऑब्स्ट्रक्टेड है तो फूड आगे नहीं जा रहा और वॉमिटिंग भी हो रही है, तो अंडर नरिशमेंट की वजह से वेस्टेड होगा, डिहाइड्रेटेड होगा। ठीक है, वॉमिटिंग की वजह से पोटेशियम भी लॉस हुआ है। और सक्सेशन स्प्लैश, सक्यूशन स्प्लैश क्या है, एक्चुअली सक्यूशन स्प्लैश एलिसाइट हो सकता है 4 आवर्स और मोर आफ्टर द लास्ट मील और ड्रिंक। ठीक है, आखिरी जो जब उसने खाना खाया या कुछ पिया तो उसके बाद जो है ये स्प्लैश आप एलिसाइट कर सकते हो। एक्चुअली ये स्लॉशिंग किस्म की एक साउंड होती है जो आपको सुनाई देगी जब आप पेशेंट की सडन मूवमेंट करोगे। ठीक है, पार्टिकुलरली एब्डोमेन की सडन मूवमेंट पे आपको एक आवाज़ सुनाई देगी जो इंडिकेट करेगी कि भाई उसमें फ्लूइड भी है और गैस भी है, होलो ऑर्गन में, बॉडी कैविटी में फ्लूइड और गैस है, तो उसको कहते हैं सक्यूशन स्प्लैश। वाइल नॉर्मल पर्सन में स्प्लैशिंग जो है वो होती है लेकिन वो लेस देन एन आवर आफ्टर द मील्स बिकॉज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज़ रैपिड। नॉर्मल बंदे में भी ये होगा स्प्लैश खाना वगैरह खाने के बाद, लेकिन वो सिर्फ आधा घंटा जो है, घंटा 1 घंटे तक खाना खाने के बाद ये रहता है, फिर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाती है, आगे चला जाता है फूड। लेकिन ऐसे पेशेंट जो हैं जिनकी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, पाइलोरिक स्टीनोसिस है, तो फूड तो वहीं पे रह रहा है, तो उनमें आपको 4 घंटों तक सक्यूशन स्प्लैश मिल सकता है। ठीक है, सक्यूशन स्प्लैश। इसके अलावा थर्ड, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस, ये डायग्नोस्टिक होती हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की। आपको जो है पेरिस्टाल्सिस नज़र आएंगी विजिबली एग्जामिनेशन पे जिसमें पाइलोरिक स्टीनोसिस है। ठीक है, क्योंकि आगे नहीं जा रहा फूड तो वहाँ जो भी पेरिस्टाल्सिस है वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुल होंगी और आपको विजिबल पेरिस्टाल्सिस नज़र आएंगी जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन की डायग्नोस्टिक पॉइंट है। फिर इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाओगे, सबसे पहले आपने एस्पायरेशन करनी है स्टमक कंटेंट की। अगर वॉल्यूम ऑफ एस्पायरेटेड कंटेंट 100 ml से ज़्यादा मिल रहा है, पेशेंट ओवरनाइट फास्ट पे था, उसने रात भर कुछ नहीं खाया और सुबह को आपने जब एस्पायरेट किया स्टमक कंटेंट तो 100 ml से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है, और या फिर उसमें उस एस्पायरेट में खाना भी है, फूड रेजिड्यू है, खाने के पार्टिकल्स, तो आप डायग्नोसिस कंफर्म कर लोगे कि ये पाइलोरिक स्टीनोसिस है। पूरी रात फास्टिंग के बावजूद एम्प्टिंग नहीं हुई तो स्टीनोसिस है। ठीक है, बेरियम मील इस तरह आप करवाओगे तो उसमें आपको इंक्रीज फास्टिंग रेजिड्यू ऑफ स्टमक मिलेगा। ठीक है, फास्टिंग के बावजूद जो है रेजिड्यू मिलेगा आपको स्टमक में।
ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा स्टमक जो है विथ या विदाउट एक्सेसिव पेरिस्टल्सिस डायलेटेड नज़र आएगा आपको। पेरिस्टल्सिस ज़्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर डायलेटेड होगा बेरियम मील पे। इसके अलावा बेरियम मील पे आपको पाइलोरस या उसके करीब लेजन नज़र आएगी, ठीक है, एरो शो कर रहे हैं। और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग आपको बेरियम मील पे ही पता चलेगी। थर्ड, आपने पाइलोरिक स्टीनोसिस में एंडोस्कोपी करवानी है, तो उससे आपको कॉज पता चलेगा क्यों है ये स्टीनोसिस। डिफरेंट कॉज है ना, पेप्टिक अल्सर, डोर्नल अल्सर, कार्सिनोमा एंट्रम, या बाहर से कंप्रेशन हो रही है, तो कॉज पता चलेगा एंडोस्कोपी से। और कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, डिग्री, वो पता चलेगी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाओगे क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। अब पाइलोरिक स्टीनोसिस को कैसे मैनेज करें? एक तो आप एस्पायरेशन करें, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा जो है अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, आगे मूव नहीं कर रहा, तो एस्पायरेशन नथिंग पर ओरल पे आपने पेशेंट को रखना है। एनपीओ पर 2 to 4 आवरली आप एस्पायरेट करेंगे 3 से 4 दिन तक, ठीक है। अगर वॉल्यूम ऑफ एस्पायरेट अब कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, आप मुसलसल 3-4 दिनों से कर रहे हो हर 2 से 4 घंटे पे, तो अगर वॉल्यूम ऑफ एस्पायरेट कम हो रहा है तो फ्लूइड जो है आप माउथ के थ्रू उसको अलाउ कर सकते हो, फ्लूइड दे सकते हो। वरना वैसे आपने उसको आईवी फ्लूइड देने होते हैं रीहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि गैस्ट्रिक से तो फूड वगैरह नहीं जा रहा, तो क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप आईवी से ही दोगे रीहाइड्रेशन के लिए। तीसरा, आपने मल्टीविटामिन्स देने। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो है वो जो है ग्रेटली इम्प्रूव हो जाते हैं इन्हीं मेथड से, तो आप उनको अपॉर्चुनिटी देते हो टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड टू मेक द पेशेंट फिट फॉर सब्सिक्वेंट सर्जरी इफ़ नीडेड। ठीक है, ये सिर्फ जो है इनिशियल स्टेबलाइजेशन है। ठीक है, इनिशियल स्टेबलाइजेशन में हमने फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस किए। डिहाइड्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो इसमें कॉमनली होती है, उसको हमने करेक्ट करना है। हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकेलीमी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, इनको करेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा हमने एनजी ट्यूब लगाई। एनजी ट्यूब के ज़रिए वॉमिटिंग अगर प्रोफ्यूज़ है ताकि वो एस्पायरेट ना कर ले पेशेंट, तो हमने एनजी ट्यूब लगानी है, और ताकि उसकी गैस्ट्रिक डिस्टेंशन भी सही हो जाए और वो अपनी ही वॉमिटिंग को एस्पायरेट ना कर ले, इसलिए हम एनजी ट्यूब लगाते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया कि एनपीओ पे हमने रखना होता है पेशेंट को, नथिंग पर ओरल, ताकि जो ओरल फीड हमने बंद रखनी होती है अनटिल के ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव ना हो जाए और उसको टॉलरेट नहीं कर पाता जब तक पेशेंट। तो ये पूरी हमारी इनिशियल स्टेबलाइजेशन है। अब जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है ना, वो पाइलोरोमायोटोमी ही होता है। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। जो थिकन्ड आउटर मसल लेयर होती है पाइलोरस की, या तो उसको इंसाइज किया जाता है, जबकि इंटरनल लेयर को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, पाइलोरोमायोटोमी में अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं, जिसमें आप एंडोस्कोपिक डायलेशन भी कर सकते हो, बैलून डायलेशन या स्टेंटिंग के ज़रिए आप उस पाइलोरस को खोलोगे, या गैस्ट्रोजेजनोस्टमी भी की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप सर्जिकल बाईपास करते हो, गैस्ट्रोजेजनोस्टमी, जिसमें आप एक नया कनेक्शन बना देते हो स्टमक का डायरेक्टली जेजिनम के साथ। ठीक है, अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जैसे पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड है तो आप मेडिकेशन दोगे कि स्टमक एसिड को सप्रेस करने वाले, लाइक पीपीआईज दोगे, उससे अल्सर भी हील होगा और ऑब्स्ट्रक्शन भी रिड्यूस होगी। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक कार्सिनोमा ऑफ द स्टमक स्टार्ट करेंगे।